तो देखो भाई, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लोकसभा के प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स, मैं आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था 3 ऑफिसर्स, वैसे तो मेनली 4 होते हैं बट हम लोगों ने जो पढ़ने हैं 3 ऑफिसर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, हमने पढ़ना है स्पीकर ऑफ लोकसभा, या स्पीकर को ही लोकसभा का अध्यक्ष भी कहा जाता है। उसके बाद जाता है यहाँ पर कोई एक आदमी डेप्यूटी स्पीकर, यानी कि उप स्पीकर जिसे कहा जाता है, क्लियर हो गया, या उपाध्यक्ष, सदन का उपाध्यक्ष। और याद रखेंगे, अगर हम लास्ट में बात करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है प्रोटेम स्पीकर। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाता है प्रोटेम स्पीकर। तो देखो बच्चों, कई किताबों में आप लोगों को ये जो स्पीकर है यही आप लोगों को दिखेगा कि इसी को कहा जाता है लोकसभा का अध्यक्ष। स्पीकर और अध्यक्ष बात एक ही होती है, याद रखेंगे। लोकसभा का उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर हो गया, और लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर तो प्रोटेम स्पीकर ही हुआ। अच्छा, एक बात और समझेंगे यहाँ पर को भाई, अगर कभी आपसे पूछा जाता है, मैंने आपको कल भी बताया, लोकसभा का नेता, तो वो होता है प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। यानी कि हाउस का जो लीडर होता है, जिसे हम लोग लीडर ऑफ हाउस बोलते हैं, वो पीएम होता है। समझ में आ रहा है ना, ये तो बाकी पदाधिकारी हैं, मगर लीडर ऑफ हाउस यानी कि जो सदन का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। स्पीकर के बारे में कल हमने डिस्कशन किया था। स्पीकर, पहली बात तो बताओ, लोकसभा मेंबर होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है, हमने बात करी थी, लोकसभा का मेंबर होता है स्पीकर। इसके बाद हम लोगों ने इसमें बात करी थी, यानी कि जो स्पीकर होता है इसके पास बहुत सारी पावर होती हैं। सबसे पहली पावर, अगर ये कोई भी बिल है, कोई भी फाइनेंशियल बिल, कोई भी वित्त विधेयक, वह धन विधेयक होगा या नहीं होगा, उसको निर्धारित करता है स्पीकर। समझ में आ रही है बात? अगला फिर हम लोगों ने देखा था, इसके पास कास्टिंग वोट होता है। समझ में आ रहा है, इसी के पास निर्णायक मत की शक्ति होती है। क्लियर हो गया? यही दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, और यही देखता है कि 1/10 कोरम पूरा है कि नहीं है। और आपने देखा था कि कोरम का जो नंबर होता है दैट इज 1/10। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझेंगे। आज हम एक को बात करते हैं डेप्यूटी स्पीकर। कोई ज्यादा खास बात नहीं है डेप्यूटी स्पीकर में, यानी कि जो उपाध्यक्ष होता है। समझ में आ रहा है? बट ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट आप लोग उपाध्यक्ष में लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, स्पीकर का हमने कंप्लीट आउट कर दिया था। डेप्यूटी स्पीकर से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहली बात यहीं पर को क्लियर करा रहे हैं, देखिएगा। डेप्यूटी स्पीकर में अगर आपसे पूछा जाता है, आप लोग लिखेंगे इसमें कि डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जैसे स्पीकर चुना जाता है, जो लोकसभा में 545 या 543 जो लोग होते हैं वही इलेक्शन करवाते हैं स्पीकर का। और जो डेप्यूटी स्पीकर होता है, ही इज आल्सो सेलेक्टेड या इलेक्टेड बाय, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा। इसकी नियुक्ति या इसका चुनाव भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। यह भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ध्यान से सुनते जाना, लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को याद रखना है। जो डेप्यूटी स्पीकर होता है बच्चों, अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि बताओ डेप्यूटी स्पीकर अपना इस्तीफा किसे देगा, तो आप बोलेंगे अपना इस्तीफा स्पीकर को देता है। यानी कि अपना रिजाइन जो है, अगर आप इसको रिजाइन करना होगा अपनी पोस्ट से, तो ये अपना जो रेजिग्नेशन है वह स्पीकर को सौंपेगा। और बच्चों आपको एक और चीज याद रखनी है, अगर मान लेते हैं स्पीकर को अपना इस्तीफा देना होगा, तो ये अपना रिजाइन जो सौंपेगा वह डेप्यूटी स्पीकर को सौंपेगा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लोकसभा का स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को, और जो डेप्यूटी स्पीकर होता है वो स्पीकर को जो रिजाइन सौंपते हैं वह एक दूसरे को सौंपते हैं। स्पीकर जो सौंपता है वह डेप्यूटी स्पीकर को सौंपता है, और जो डेप्यूटी स्पीकर होता है या उप स्पीकर होता है वह स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देता है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर से। चलिए फिलहाल अब मैं चलता हूँ तीसरे पदाधिकारी, जिसे हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। समझ में आ रहा है ना? स्पीकर जितने पॉइंट बनते थे कल कर लिए, डेप्यूटी स्पीकर में 2 ही पॉइंट बनते हैं। इसका जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही होता है, और रिजाइन देता है या स्पीकर को। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इसमें कल एक और पॉइंट बताया था, स्पीकर में ये किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है। इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अंतर्गत इसके पास शेड्यूल 10 अनुसूची 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ, समझ में आ रहा है ना, यानी कि जो दल बदल कानून है, दल बदल कानून को लागू कर सकता है, या दल बदल कानून से किसी को भी अवैध ठहरा सकता है हमारा स्पीकर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में। ये बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है प्रोटेम स्पीकर, बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनिएगा। प्रोटेम स्पीकर बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर मैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात करूंगा आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात करूंगा, सबसे पहले तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में आप लोगों ने जो 2-3 बातें याद रखनी है, मैं सुनते जाइए। समझ में आ रहा है? देखना इधर ध्यान से। सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछेगा कि प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। देख रहे हो ऊपर के दोनों जो भी हैं, याद रखेंगे ऊपर के जो दोनों स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है, ये दोनों को लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं, मगर जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मान लेते हैं अगर इसको इस्तीफा देना होता है, रिजाइन करना होता है, तो याद रखेंगे यह अपना इस्तीफा या यह रेजिग्नेशन जो देता है भाई, ये भी राष्ट्रपति को देता है, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन सौंपता है। समझ में आ रहा है। और एक और बात है, इसको जो ओथ दिलाता है यानी कि जो इसको शपथ दिलाता है वह भी राष्ट्रपति दिलाता है, इसको जो शपथ दिलाता है वह भी राष्ट्रपति दिलाता है। ध्यान से बस सुनते जाइए। अब आप बोलेंगे कि सर आपने इन दोनों की शपथ नहीं बताई, बता रहे, ध्यान से सभी चीजें होंगी, अच्छे तरीके से पढ़िए। इसको जो शपथ होता है वह भी राष्ट्रपति दिलाता है, यानी कि इसको भी जो ओथ होता है वह राष्ट्रपति दिलाता है। पहली बात तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डेप्यूटी प्रोटेम स्पीकर से। अब थोड़ा सा प्रोटेम स्पीकर की तरफ अन्य पॉइंटों के साथ आता हूं। देखो होता क्या है, सबसे पहली बात, अब थोड़ा सा इसको स्टोरी के रूप में सुनना। प्रोटेम स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है, ये छुपे हुए क्वेश्चंस में से होता है। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, महासचिव सभी लोगों को पता रहता है, प्रोटेम स्पीकर कम लोगों को पता रहता है। तो मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों में से हो जो प्रोटेम स्पीकर के बारे में जाने। तो फिलहाल समझते हैं। आपको एक बात पता है कि भैया जो भी लोकसभा होती है, ध्यान से समझना, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो लोकसभा होती है इसका कार्यकाल जो शुरू होता है, यानी कि जिसे मैं बोल सकता हूं जो लोकसभा का टेन्योर शुरू होता है, यानी कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है, ध्यान से सुनना है, क्लियर हो गया। जो लोकसभा का कार्यकाल शुरू होता है वह पहली मीटिंग के दिन से होता है। सुनते जाना, पहली बैठक के दिन से शुरू होता है, या मैं कहूंगा कि पहली बैठक जिस दिन होती है, फर्स्ट मीटिंग जिस दिन होती है, पहली बैठक के दिन से ही लोकसभा गिनी जाती है, यानी कि पहली बैठक से 5 साल गिने जाते हैं। बढ़िया हो गया। अब मेन बात आती है कि भैया देखो, मैंने बोला कि जो स्पीकर होता है वो स्पीकर जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है सदन का, नेता नहीं। नेता पूछेगा, मैं तिबारा बोल रहा हूं आज भाई साहब, नेता अगर पूछेगा तो नेता में आपने टिक लगाना है भाई प्रधानमंत्री, यानी कि जो सदन का नेता होता है, समझ में आना है, सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। मगर जो सदन का अध्यक्ष होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो सदन की सारी कार्यवाही को करेगा, जो सदन का अध्यक्ष होता है वो होता है स्पीकर। अब तुम कुछ सोचो, जिस दिन पहली बैठक होगी भाई, इस दिन तो कोई स्पीकर नहीं, नहीं कुछ, सभी लोग नए हैं, यानी कि सभी लोग चुनकर गए हैं। मैंने बताया ना, स्पीकर तो बाद में वही लोग मिलकर एक अपना स्पीकर चुनते हैं, लोकसभा के सदस्य। जिस दिन ये पहली बैठक होती है इस दिन तो सब नए हैं भाई, समझ में आना ना। जो दोबारा इलेक्शन जीते होंगे, जो इससे पहले भी जीते होंगे, आज दोबारा भी जीते, वो तो एक दूसरे को पहचानते होंगे भाई, हाँ ये पिछले टर्म में भी था। कई लोग नए होते हैं, कई लोग नहीं आते हैं, समझ में, कई लोग हार जाते हैं, कई लोग नए निर्वाचित एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है भाई, जो पहली बैठक होती है, ध्यान से सुनना, पहली बैठक के दिन या उससे अगले दिन, मेनली पहली बैठक के दिन राष्ट्रपति काम करता है। राष्ट्रपति एक काम करता है, राष्ट्रपति एक काम करेगा, राष्ट्रपति ढूंढेगा कि भैया जो ये लोकसभा चुनी गई है इस बार की, इस लोकसभा में सबसे वरिष्ठ आदमी, यानी कि सबसे सीनियर आदमी कौन चुना गया है। अच्छा, सीनियर से क्या तात्पर्य है, ज्यादा एज, समझ में आ रहा है ना, कम एज, क्या तात्पर्य? तो याद रखेंगे, सीनियर से तात्पर्य यह है कि ऐसा व्यक्ति जो इससे पहले वाली लोकसभा में भी चुना गया हो, यानी कि जिसका पहले एक्सपीरियंस हो लोकसभा, यानी कि ऐसा नहीं एज के मामले में सीनियर नहीं, लोकसभा के कार्यकाल के बारे में सीनियर, यानी कि जो उससे पहले भी चुना गया हो, लोकसभा के कार्यकाल के बारे में जो सीनियर होगा, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति ढूंढेगा। मतलब राष्ट्रपति क्या ढूंढेगा, वो बताएंगे, जो पार्टी जीती होगी वो बोलेगी ये है हमारा बंदा जो इससे पहले भी चुना गया था। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? बस आप लोग मेथड समझिए। इस सीनियर व्यक्ति को राष्ट्रपति बोलेगा कि भाई तेरे को बनाते हैं अब डेप्यूटी स्पीकर, सॉरी प्रोटेम स्पीकर। ध्यान से सुनते रहो भाई। राष्ट्रपति बोलेगा कि इसी व्यक्ति को बनाया जाएगा, जो सबसे सीनियर आदमी होगा, इसी व्यक्ति को बनाएंगे प्रोटेम स्पीकर। तो याद रखिएगा, नवनिर्वाचित लोकसभा में, यानी कि जो नई लोकसभा होती है, न्यू लोकसभा में, सुनते रहो भाई, नई लोकसभा में सबसे जो वरिष्ठ आदमी होता है, या जिसे मैं बोलूंगा जो सबसे सीनियर मेंबर होता है, समझ में आ रहा है ना, जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है, यानी कि जो सबसे सीनियर मेंबर होता है, वह व्यक्ति होता है हमारा प्रोटेम स्पीकर। अच्छा, इसका आखिर में इसको क्यों लाए हम, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? तो सुनो बच्चों, प्रोटेम स्पीकर का काम यह होता है भाई, प्रोटेम स्पीकर आया, मैंने बोला ना सभी लोग नए हैं, वहां पर कोई किसी को नहीं जानता है, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई उपाध्यक्ष नहीं। तो प्रोटेम स्पीकर मतलब बीच में एक कड़ी है, यानी कि ये जोड़ता है चीजों को, समझ में आ रहा है ना। प्रोटेम स्पीकर आया, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? प्रोटेम स्पीकर की ड्यूटी है कि जो ये नई लोकसभा बनी हुई है, नई लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं, इन सदस्यों में सबसे पहले तो ये स्पीकर का चुनाव करवाएगा, यानी कि जो स्पीकर को चुनाने की जिम्मेदारी होती है, स्पीकर के चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है, वह प्रोटेम स्पीकर के पास होती है। और उसके बाद यह क्या करेगा,
जो नई लोकसभा होती है उस नई लोकसभा को शपथ दिलाएगा और उसके बाद इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर को हटा दिया जाएगा और प्रोटेम स्पीकर की मदद से जो नया स्पीकर बना है वह आगे को लोकसभा को 5 साल के लिए लीड करेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। तो देखिएगा, अगर आपसे कभी पूछा गया लोकसभा का वरिष्ठ व्यक्ति होता है, अगर अब हम बात करते हैं इसके थोड़े से फंक्शंस के बारे में, ये क्या करता है, यानी कि इसका काम होता है इलेक्शन ऑफ स्पीकर करवाना, यानी कि जो ऊपर स्पीकर है हमारे पास, स्पीकर का या लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। ध्यान से सुनते जाइए बच्चों, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करना। और निर्वाचन कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा, आपको पता है। जो वहां सदस्य हैं 545 में इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आपको पता है 2019 के बाद 2019 में संशोधन हुआ और उस संशोधन के बाद ये जो सदस्य संख्या होती है उसको क्या कर दिया गया है बच्चों, ये दो जो आंग्ल भारतीय होते हैं इनको क्या कर दिया है, वो कम कर दिया है। ठीक हो गया, नहीं दिख रहा है बट आप लोग समझ गए हैं। राष्ट्रपति जो सबसे सीनियर व्यक्ति होगा, मैं फिर कह रहा हूं, जो सबसे सीनियर व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को यहाँ भेजेगा, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर को। अगला इलेक्शन ऑफ स्पीकर, जो लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। और दूसरा जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ध्यान से समझेंगे, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम भी हम ऐसा कहते हैं कि वो प्रोटेम स्पीकर का होता है। शपथ दिलाने का काम या ओथ दिलाने का काम भी हमारे प्रोटेम स्पीकर का होता है। इसीलिए जो हमारे प्रोटेम स्पीकर होता है वह महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की दृष्टि से। समझ में आया आप लोगों को? तो अभी तक जो हम लोगों ने किया है बच्चों वह लोकसभा और राज्यसभा। अब इधर देखिएगा, एक बार हल्का सा कंपेयर करके आप लोगों को बता रहे हैं इस साइड पर को, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएंगे। क्लियर हो गया ना? चलिए फिलहाल थोड़ा सा और कुछ बहुत चीजें बची हुई है, लास्ट में इसको कंपेयर करेंगे। अभी हम लोगों ने कल का एक छोटा सा बचा हुआ टॉपिक, यानी कि जो यहाँ के पदाधिकारी होते हैं, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात करी। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला, अगर कभी आपसे तीसरा, जो चौथा मैंने आप लोगों को बताया था लोकसभा का महासचिव, ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने आप लोगों को बताया था लोकसभा का महासचिव, अगर कभी आपसे पूछता है महासचिव के बारे में, चलिए एक दो पॉइंट महासचिव पर भी कर लेते हैं थोड़ा सा। सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ज्यादा कुछ खास नहीं है। महासचिव के बारे में अगर कभी पूछता है, सेक्रेटरी जिसे हम लोग कह सकते हैं, यानी कि लोकसभा का जो सेक्रेटरी होता है, कभी अगर पूछ लिया कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, तो आपको याद रखना है लोकसभा का जो सेक्रेटरी होता है उसकी नियुक्ति स्पीकर द्वारा करी जाती है। उसकी नियुक्ति स्पीकर द्वारा करी जाती है। जब स्पीकर बन जाएगा अपने हिसाब से वह सेक्रेटरी चुनेगा और वह थोड़ा बहुत वहां का प्रशासन, फाइल वगैरह कई सारे काम होते हैं, तो वह सारे काम कौन करता है, एक सेक्रेटरी करता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया ना? देखते हैं। अगर हम बात करेंगे, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पावर एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा। ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा की क्या क्या विशेष शक्तियां होती हैं। ये तो हमने किया था, जैसे हमने राज्यसभा में विशेष शक्तियां पढ़ा हुआ था। चलिए भाई एक बार हल्का सा, तब तक एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से देखना है। इधर को 2 मिनट का समय लगेगा क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक होता है, बहुत अच्छा टॉपिक होता है लेजिस्लेटिव। समझ में आ रहा है ना? लोकसभा राज्यसभा अच्छे तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली बात लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहली बात हम यहाँ चलते हैं राज्यसभा, और मैं यहाँ पर को लिखता हूँ हमारे पास लोकसभा। अब बिल्कुल ध्यान से बस सुनते जाएंगे। यहाँ पर को मैंने लिखा राज्यसभा, वो आप लोग लिख लीजिएगा, हल्का सा एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है राज्यसभा जो होता है वह उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है। राज्यसभा जो होता है हमारे पास ये परमानेंट हाउस होता है, लोकसभा जो होता है टेम्परेरी हाउस होता है, अस्थायी सदन होता है। सभी लोगों को याद है, इसके पीछे का तर्क भी सभी लोगों को पता है। अगर हम बात करेंगे राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट होता है, लोकसभा में जो इलेक्शन होता है डायरेक्ट होता है, इसीलिए ये पावरफुल होता है, इसीलिए ये कम पावरफुल होता है। जो राज्यसभा का हेड होता है, याद रखिएगा, यहाँ पर वो 2 पदाधिकारी होते हैं, एक होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। सभापति जिसे हम लोग बोलते हैं भैया प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और दूसरा होता है हमारे पास उपाध्यक्ष, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा। अगर आपसे पूछा जाएगा सभापति, याद रखिएगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो आप बोलेंगे वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और अगर आपसे पूछा जाएगा डेप्यूटी चेयरमैन या उपसभापति, तो वहीं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वहीं हमने कंपेयर करके पढ़ा कि लोकसभा, कंपेयर करके जब भी आप पढ़ रहे हो, जब भी आपको अगर राज्यसभा दिखे, जब भी आपको राज्यसभा का सभापति दिखे, तो वहां याद आना चाहिए कि उसको लोकसभा में क्या कहते हैं। फिर याद आना चाहिए स्पीकर, स्पीकर से याद आना चाहिए कि नहीं, मास्टर ने बताया था और वो 4 पदाधिकारी होते हैं 2 की जगह। मास्टर ने बोला था 3 इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला महासचिव इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी एक पॉइंट बताया था कि महासचिव की जो नियुक्ति होती है वह स्पीकर द्वारा करी जाती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
लोकसभा में 4 पदाधिकारी होते हैं, सिमिलरली राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं। राज्यसभा की सीट आप लोगों को पता है, लोकसभा की सीट आप लोगों को पता है। राज्यसभा में जो सदस्य होता है 30 वर्ष, आपको पता है लोकसभा में जो सदस्य होता है 25 वर्ष, और इसीलिए 30 और 25 के झेल में अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की आयु का, तो मैंने आपको बताया था न्यूनतम तो 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 ईयर्स ऑफ एज इज नीडेड। चलिए अब हम जो यहाँ पर से पढ़ेंगे, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे पावर एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, यहाँ पर को लोग बाग इनडायरेक्टली जाते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पर का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है, तो इनके पास ज्यादा शक्तियां होंगी, और जो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना गया उनके पास ज्यादा शक्तियां होंगी, डायरेक्ट जनता के पास वालों के पास शक्तियां होंगी। समझ में आ रहा है ना? तो पावर ऑफ, देखो वहां तो हमने बस 3 ही पावर पढ़ी थी ना, राज्यसभा की विशेष पावर, चलो लोकसभा की विशेष पावर पढ़ाने से पहले राज्यसभा की विशेष पावर, 3 पावर पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, आर्टिकल 249, 312 और एक और पावर थी, वो तो वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड थी। ये ऑल इंडिया सर्विस में एक नई सर्विस बना सकते हैं, और ये 249 किसी भी स्टेट के मैटर को कंकरेंट में बदल सकते हैं। समझ में आया? तो ये कुछ बहुत चीजें थी, ये पावर थी राज्यसभा की। सिमिलरली लोकसभा की पावर थोड़ा सा अत्यधिक होती है इससे, क्योंकि लोकसभा बड़ा सदन है, यानी कि डायरेक्ट वहां पर को लोग बाग चुने जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये सारा का सारा बेसिक था, अब थोड़ा सा एडवांस आएगा। चलिए उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए भाई, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा की विशेष शक्तियां। ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा की विशेष शक्तियां, या जिसे हम बोल सकते हैं लोकसभा की स्पेशल पावर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात, जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट पावर होती है लोकसभा की, वो ये होता है भाई, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का टाइप 1। फाइनेंशियल बिल अभी हम पढ़ेंगे, वित्त विधेयक तमाम तरह के होते हैं, 2-3 तरह के। तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, ध्यान से सुनना भाई, धन विधेयक, और जो दूसरा मैंने अभी अभी बोला वित्त विधेयक का प्रकार 1, फाइनेंशियल बिल का टाइप 1। क्या कई किताबों में फाइनेंशियल बिल भी लिखा होता है, जो आप लोगों को बेटर लगता हो वित्त विधेयक, मगर जो सही है वो यही है, वित्त विधेयक का प्रकार 1। क्लियर हो गया? वित्त विधेयक का प्रकार 1 और मनी बिल यानी कि धन विधेयक। इन विधेयकों को केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में जाते हैं। राज्यसभा में इन विधेयकों की शक्ति जो होती है 0 होती है। अभी हम पढ़ेंगे कैसे होती है जब हम बिल पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग बस इतना जान लीजिए, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, इनको पहले राज्यसभा में नहीं ले जाया जा सकता है। अगला बोलेंगे नहीं। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताया था मैंने, ज्वाइंट सेशन, यानी कि अगर हम बात करेंगे दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 108 में मैंने आपको बताया था। आप लोग एक और बात याद करेंगे यहाँ पर को, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा का स्पीकर करता है। अच्छा एक बात बताइए, लोकसभा का स्पीकर करता है, क्यों करता है लोकसभा का स्पीकर? क्योंकि लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये लोकसभा की एक विशेष शक्ति है, या लोकसभा के अंदर ये विशेष पावर है कि भैया जब भी कभी ज्वाइंट सेशन होता है, जब भी कभी ज्वाइंट सेशन होता है, मैंने आपको बोला था एक और चीज झूठ के आने का, चलिए अभी पूछते हैं। जो मैंने आपको बोला था ज्वाइंट सेशन होता है, यानी कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वह भी लोकसभा का स्पीकर होता है, ये आपको पहले से पता है। अच्छा चलिए आज एक नया पॉइंट आप लोगों को बताते हैं ज्वाइंट सेशन में। कल जो हमने ज्वाइंट सेशन में डिस्कस किया था, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब बिल एक सदन से पारित हो गया हो और दूसरे सदन में पारित ना हो रहा हो। ज्वाइंट सेशन को बुलाता राष्ट्रपति है, मगर उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन दिया हुआ है। ये कुछ बहुत बेसिक थे जो आप लोगों ने कल याद कर लिए थे। आज इसमें एक और चीज याद रखेंगे, आपको पता होना चाहिए जो ज्वाइंट सेशन है वो 2 बिल के लिए नहीं बुलाया जाता है। जैसे अभी तुम पढ़ोगे ना, मैंने बोला ना कि यानी कि एक सदन से बिल पास हो गया, दूसरे सदन में बिल गया, दूसरे सदन ने पास नहीं करा, तो तब बुलाया जाता है। तो इसमें बिलों के प्रकार होते हैं, तमाम तरह के बिल होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो उसमें 2 बिल ऐसे होते हैं जिनके लिए ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। देखो मैं बता रहा हूं और समझाता भी। पहला है हमारे पास, ध्यान से सुनना, बोलेंगे नहीं भाई। पहला होता है मनी बिल, जिसे हम बोल सकते हैं धन विधेयक, जो ऊपर लिखा हुआ है। चलो अभी मैं यहीं पर से धीरे धीरे उठा रहा हूं टॉपिक को। मनी बिल, धन विधेयक,
और दूसरा है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ध्यान से समझते रहिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। ध्यान से समझेंगे, जिसे हम बोल सकते हैं संविधान संशोधन विधेयक। इन दोनों विधेयकों के लिए, संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों विधेयकों के लिए, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन दोनों विधेयकों के लिए ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है। क्यों नहीं बुलाया जाता है, समझो। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का मतलब क्या है, संविधान संशोधन विधेयक का मतलब तुम खुद सोचो, जिससे हमने संविधान में सुधार करना हो। अब अगर भैया एक सदन से पास हो गया, दूसरा सदन पास नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब भाई संशोधन कुछ खतरनाक चीज है। यानी कि कुछ लोग डिसएग्री कर रहे हैं, देश के कुछ लोग डिसएग्री कर रहे हैं कि संविधान में ये संशोधन नहीं होना चाहिए। अब अगर भाई संविधान हमें पता है वैसे भी सर्वोच्च है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, तो संविधान वालों ने यही प्रावधान रखा। अगर मान लो ज्वाइंट सेशन बुलाते तो बात करके क्या पता पास कर देते। संविधान में अगर कोई खतरनाक बदलाव हो गया जो नहीं होना चाहिए था तो दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने जब लिखा तो उन्होंने बोला ज्वाइंट सेशन बुलाओगे, अगर कभी कुछ जरूरी बिल पास कराना हो देश में बुला लो, मगर ऐसा नहीं है कि तुम संविधान बदलने के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाओगे। ध्यान से सुनते रहना। इसीलिए तुम खुद सोचो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संशोधन वाला बिल, अगर कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं करते हैं, लोकतंत्र देश है भाई साहब, यानी कि इट इज अ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में आप किसी को बोल नहीं सकते हैं कि भाई करो कि करो, यानी कि संविधान को परिवर्तित करो। तो इसीलिए संविधान संशोधन विधेयक में नहीं बुलाया जाता है मनी बिल। मनी बिल वैसे भी देखो, मनी बिल क्या होता है, मनी बिल ज्यादातर तब लाया जाता है जब सरकार को पैसा चाहिए होता है। अब भाई जो रूलिंग पार्टी होती है वही पूरे देश को चलाती है। अब अगर मान लिया जाए, वैसे भी ज्वाइंट सेशन इसलिए नहीं बुलाया जाता है क्योंकि मनी बिल के सापेक्ष राज्यसभा की शक्तियां 0 होती हैं। ध्यान से सुनना, अभी पढ़ेंगे हम लोग बाद में। मनी बिल के सापेक्ष जो राज्यसभा की पावर होती है वो 0 होती है। देखो, मनी बिल कभी भी पहले कहां लाया जाता है, बोला मैंने लोकसभा में। ये दोनों बिल पहले लोकसभा, मनी बिल लोकसभा में लाया गया, लोकसभा से पास हो गया। लोकसभा से पास होना ये मेजोरिटी है, पैसा चाहिए सभी लोगों को। अगर राज्यसभा में गया, मान लो अगर राज्यसभा में पास नहीं भी हुआ, तो अगर 14 दिन तक राज्यसभा में बिल रह गया तो ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनना। तो क्या हुआ, राज्यसभा का कोई महत्व हुआ मनी बिल में? नहीं हुआ भाई साहब। अगर राज्यसभा, ध्यान से समझना, दो केसेस होते हैं। अगर राज्यसभा बिल को पास कर दे तो बढ़िया है, अगर नहीं पास करे, ध्यान से सुनना, दोनों बता रहा हूं, नहीं पास करे, अगर मनी बिल गया राज्यसभा में, राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो राज्यसभा उसको भेजती है रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए। और देखिए, प्रावधान ऐसा है कि अगर पुनर्विचार करके राज्यसभा ने लोकसभा को भेजा कि भैया तुम इसमें दोबारा से चर्चाएं करो, और अगर चर्चाएं करके लोकसभा ने फिर राज्यसभा में भेज दिया, तो राज्यसभा बाध्य है उसको पास करने के लिए। संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यसभा को पास करना ही पड़ेगा, बाध्य है, कंपलसरी है। दूसरा केस क्या हो सकता है, वो अपने पास बिल रखे रहेगा, पास ही नहीं करेगा। समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? तो 14 दिन तक अगर बिल रखा गया तो ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि राज्यसभा में मनी बिल की पावर 0 है, मनी बिल के बारे में वो पावर ही नहीं है। तो ऐसे केस में मनी बिल के लिए ज्वाइंट सेशन कैसे बुलाया जा सकता है? चीजों को समझिए, रटिए मत। समझ में आया? तो ये बहुत अच्छे 2 पॉइंट बनते हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। और ज्वाइंट सेशन का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है। यह भी एक लोकसभा के हमारे पास स्पेशल पावर है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है, जहां पर से अच्छा क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम कोई और पावर के बारे में बात करेंगे, देखिएगा मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब हमें भी राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ेंगे तो हम वहां पर को समझेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और इनका थोड़ा सा महत्व ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आने वाली एक और बात देखिएगा, जैसे एक और चीज होती है, अगर कभी भी आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाएंगे, ध्यान से सुनते रहना, अभी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे। यहाँ पर बेसिक है, मतलब ये एडवांस है, बेसिक तो हो चुका है, ये थोड़ा सा एडवांस खींच रहे हैं आप लोग, जो मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। सामान्य परीक्षाओं में कम आते हैं ऐसे पॉइंट्स, मगर अगर एक बार सुन लोगे, बाद में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। मनी बिल का आर्टिकल 109, 110, फाइनेंशियल बिल 112, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112, 114, एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं अभी आगे को। अगला क्या होता है इसमें, बस ध्यान से सुन लेंगे। अगर तुम्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, या मैं बोल सकता हूं पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है, न्यायाधीशों को हटाना है, तो इन न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी याद रखेंगे लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। लोकसभा की सहमति होना बहुत जरूरी होता है, लोकसभा की सहमति होना बहुत जरूरी होता है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए। यह भी लोकसभा की क्या है हमारे पास स्पेशल पावर है। समझ में आया? तो ये आप लोगों का अभी के लिए लोकसभा और राज्यसभा का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब एक बार इस टॉपिक को अच्छे तरीके से देखेंगे और फिर हम बढ़ेंगे आगे को। ध्यान से सुनिएगा, इस साइड वाला मिटा रहे हैं, बस सुन लीजिए 1 मिनट के लिए। देखो बच्चों इधर देखो, लोकसभा और राज्यसभा का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब देखना इधर, बोलना नहीं है भाई, ध्यान से देखिएगा इधर।
अगर मैं बोलूंगा कि हमने लोकसभा और राज्यसभा अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है भैया लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है। अब सुनना भाई, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहले आपको सीरियल वाइज याद रखना है इनके नामों के बारे में, समझ में आ रहा है ना, इनके कौन कौन से नाम है, कितनी इसमें सीटें होती हैं, कितने इसमें क्या कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, क्या क्या इनकी स्पेशल पावर होती है। यही तो पॉइंट बनता है मेनली, मेंबर के बारे में बनते हैं, स्पेशल पावर के बारे में बनते हैं, सीटों के बारे में बनते हैं, नामों के बारे में बनते हैं। और अगर आपसे कभी पेपर में आएगा तो दिमाग लगाना है, समझ में आ रहा है इसका नाम ये क्यों मैंने हर चीज के पीछे आपको रीजन बताया, एक बार नहीं 2 बार बताया हुआ है, तो इसलिए ये परीक्षा में आप लोग कर सकते हैं। अब जो हम आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक को समझते हैं थोड़ा सा, समझ में आ रहा है। लोकसभा राज्यसभा हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसे हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। बोलो अब हम इसे क्या बोलेंगे, टॉपिक को पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं बच्चों ये इसका आखिरी टॉपिक होगा, 2 दिन तक ये भी चलेगा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। उसके बाद हमारा विधायिका खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। फिर हम एग्जीक्यूटिव में चलेंगे, स्टार्टिंग वाले में। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, बस समझते रहिए दोस्तों। आपको संसदीय कार्यवाही इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, संसदीय कार्यवाही। अच्छा एक बात बताओ, सुनते रहना मेरी बात को। आपको ये पता चल गया कि भैया संसद में क्या होता है, आपको ये पता चल गया कि संसद किस किस से मिलकर बनी होती है। इन दोनों सदनों के बारे में आप पढ़ लिया, इन दोनों की पावर के बारे में पढ़ लिया। यहाँ स्पीकर होता है, वेल यहाँ राज्यसभा का जो हेड होता है उपराष्ट्रपति होता है, ये सब बेसिक आपको पता है। अब क्या होगा सुनो ध्यान से। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, ओए ध्यान से सुनना, को बोलेगा नहीं भाई। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वहां हम पढ़ेंगे सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान से समझते रहेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब बस इसको समझते रहिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। संसद के सत्र, सबसे पहला जो अगला हम इसमें पढ़ेंगे हम जो संसद के सत्र। अब मैंने आपको पहले भी बताया हूं, मैं एक एक पॉइंट समझाते हुए चल रहा हूं, बस मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाते हुए चल रहा हूं। देखो संसद के सत्र का मतलब क्या है, ध्यान से बस सुनते रहिए। संसद के सत्र का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को लिखते रहूंगा, इस साइड समझा दूंगा, ये आप लोगों ने लिखना है तो मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं अभी के लिए, समझते रहो बस। संसद के सत्र का मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि भैया 5 साल तक एक व्यक्ति संसद का सदस्य होता है। क्या वो 5 साल तक रोज संसद जाता है, तो आप बोलेंगे सर नहीं, 5 सालों तक लगातार संसद नहीं जाता है। संसद जाने के एक निश्चित समय होता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझते रहना। संसद जाने के लिए, बेसिक क्लियर कर रहे हैं, संसद जाने के लिए एक निश्चित समय होता है और वह हमारे पास साल में 3 निश्चित समय फिक्स किए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, साल में 3 निश्चित समय फिक्स किए गए हैं, यानी कि निश्चित एक सर्टेन टाइम फिक्स किया गया है जिस टाइम में प्रत्येक व्यक्ति संसद जाएगा। समझ में आ रहा है ना, प्रत्येक व्यक्ति संसद जाएगा और यही 3 जो टाइम होते हैं यही इसको हम बोलते हैं संसद के सत्र। यानी कि जब सारे के सारे लोग संसद जाएंगे इसका मतलब है वो सत्र में जा रहे हैं, बाकी टाइम सत्र के अलावा वो सब घर पर। समझ में आ रहा है ना, वहां अगर कोई काम है, अपना कोई काम है ऑफिशियली, वो बात अलग है, मगर जो संसद फंक्शन करता है बच्चों, यानी कि जो पार्लियामेंट फंक्शन करता है, देख रहे हो कार्यवाही का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है ना। कार्यवाही का मतलब होता है जब संसद फंक्शन कर रहा होता है, संसद को जिस चीज के लिए बनाया गया है, जब संसद वो काम कर रहा होता है। मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनना, संसद को जिस चीज के लिए बनाया गया है जब वो काम कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं अभी संसद अपने सत्र में। और इसमें हम पढ़ते हैं 3 सत्र, संसद के तीनों सत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। समझ में आया, सबसे पहले तो कब कब जाते हैं, उसके बाद ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद एक टॉपिक आ जाता है यहाँ पर, कोई बहुत बढ़िया चीज, मैं आपको स्टेप वाइज समझा रहा हूँ, अगर आप समझ पाए तो, और स्टेप वाइज अगर समझेंगे तो ही आप लोगों के लिए बढ़िया है। ध्यान से समझिए सबसे पहले, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे। अब पहला तो हो गया संसद के सत्र, यानी कि संसद में चले गए, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अगला ध्यान से समझेंगे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये इसी में हम सारे का सारा पढ़ लेंगे। संसद के सत्रों को कौन बुलाता है, कैसे बुलाते हैं, समझ में आ रहा है ना, कब स्थगित होता है। उसके बाद इसमें एक टॉपिक होता है, हम पढ़ेंगे संसद का कार्यवाही, यानी कि संसद की कार्यवाही। देखो नाम तो वही है टॉपिक का, मगर फिर भी सुनो, संसद की कार्यवाही। और ये जो संसद की कार्यवाही होती है, ये वाली हम कार्यवाही पढ़ेंगे, प्रतिदिन वाली कार्यवाही। प्रतिदिन कार्यवाही मतलब सुनो, मैं आप लोगों के लिए टॉपिक को डिजाइन कर रहा हूं। प्रतिदिन वाली कार्यवाही, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है, पूरा दिन, सुबह 11 बजे पार्लियामेंट खुलता है, शाम को 5 बजे बंद होता है। 11 बजे से 5 बजे तक क्या होता है, 11 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 1 बजे तक, फिर 1 बजे से 2 बजे तक लंच हो जाता है, पहले 0 आवर, फिर क्वेश्चन आवर, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट हो जाता है, बीच में लंच हो जाता है 1 बजे से 2 बजे तक, फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कानून बनाने का टाइम होता है, यानी कि क्या होता है भैया, लेजिस्लेचर का टाइम होता है। हम इसको देखेंगे, राज्यसभा कितने बजे खुलती है, लोकसभा कितने बजे खुलती है, पेपर में आता है 0 आवर का टाइम कितना होता है,
एक क्वेश्चन आवर का टाइम कितना होता है, क्वेश्चन आवर में कैसे पूछे जाते हैं आप देखते हैं, कभी कभी न्यूज चैनल में देखते हैं कि भैया संसद होती है, वहां पर लोग बाग पीट रहे होते हैं, समझ में आ रहा है ना, बेंच पीट रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, अभिभाषण होता है, ये सब किस समय में होता है, बिल किस समय में पास होते हैं, संसद में लोग बाग डिस्कशन किस समय में करते हैं, ये सब आएगा संसदीय कार्यवाही में, यानी कि जो प्रतिदिन की कार्यवाही होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझते रहना। उसके बाद हम इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, संसद के प्रस्ताव या जिसे हम बोल सकते हैं मोशंस इन पार्लियामेंट, बहुत गजब का टॉपिक, बड़े पेपर के लिए सीडीएस में लगभग हर बार आता है। मोशन इन पार्लियामेंट, मोशन इन पार्लियामेंट, संसद में प्रस्ताव, ध्यान से समझते रहना, संसद में प्रस्ताव, मोशन इन पार्लियामेंट यानी कि जो हम बोल सकते हैं संसद में प्रस्ताव, यानी कि प्रस्ताव मतलब आप लोग देखिए मैं बताता हूं, जैसे मान लो कि जैसे ध्यान से समझना, एक मैं बताता हूं निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन जिसे हम लोग बोलते हैं, कि एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लो कि अगर कोई एमपी है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने कोई अच्छा काम नहीं किया हुआ है, यानी कि उसके काम से हमें नुकसान हुआ है या उसने रद्दी काम किया है, तो उसके खिलाफ एक मोशन लाया जाएगा जिसे हम बोलेंगे निंदा प्रस्ताव। वैसे मेनली ऐसा नहीं होता, मेनली सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। मान लो जैसे आपको एक बात पता है, अच्छा लोकसभा में एक दो पॉइंट इसके बाद और लिखाता हूं, एक दो पॉइंट मेरे से मिस हो गए, अभी याद आ गया मुझे, मैं बताता हूं। अपोजिशन, विपक्ष, समझते जाइएगा, मैं बताता हूं, विपक्ष भी समझा देता हूं इसके बाद, पहले ये समझ लीजिए, ठीक हो गया ना, पहले ये सिलेबस समझ लीजिए, आगे को हमने क्या पढ़ना है इस वाले टॉपिक में। जैसे मान लो सरकार है, सरकार ने कोई ऐसी नीति चलाई, जैसे मान लो मोदी सरकार ने इससे पहले, जैसे इनके बहुत ही खतरनाक कदमों में एक कदम नोटबंदी, अगर नोटबंदी की तो हमें पता है कि आम जनमानस को उससे दिक्कतें पहुंची हैं, तो हम क्या कर सकते थे उस समय में हुआ भी ऐसा, मोदी सरकार के खिलाफ हम एक प्रस्ताव लाएंगे जिसे हम बोलेंगे निंदा प्रस्ताव, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, सभी लोगों के पास वो लेटर जाएगा, जिसको लगेगा कि हाँ मोदी सरकार ने गलत काम किया, उसमें साइन करेंगे। तो इस तरीके के तमाम प्रस्ताव होते हैं, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही जैसे मान लो आपको एक बात तो पता है, जो हमारे पास 543 सीटें, चलो 540 ही मान लो, समझ में आ रहा है ना। अगर बहुमत की सरकार बनानी है तो 270 प्लस सीटें चाहिए, 50% ज्यादा सीटें चाहिए एक पार्टी को। अब मान लो कि हमारे पास 250, जैसे मान लो आज तो बीजेपी के बाद 350 के लगभग सीटें हैं, मान लो कि कभी ऐसा होता है कि बीजेपी के बाद 280 सीटें होती, फिर भी सरकार बन जाती। अब मान लो सरकार बनने के बाद 10 विधायक गायब हो गए, 270 ही बच गए, 10 विधायक गायब हो गए, तो फिर क्या होगा भैया, 10 विधायक गायब हो गए तो अपोजिशन डायरेक्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट, बोलेगा कि भाई के पास बहुमत नहीं है, सरकार कैसे चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर लगेगा, अगर बीजेपी बोलेगी कि भाई ध्यान से सुनते जाओ, बीजेपी बोलेगी कि हम कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ठीक है आप अपना कॉन्फिडेंस प्रूफ कीजिए, ध्यान से समझना, वो बोलेगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस प्रूफ कीजिए, उस समय में लाया जाएगा कॉन्फिडेंस मोशन। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्फिडेंस मोशन से सरकार भी गिरी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बस चीजों को स्टेप वाइज ले चलो। अभी बस तुमने ढांचा समझा है, अभी बस तुम लोगों ने ये समझा है कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, अब उसके अंदर कार्यवाही, यह है सबसे खतरनाक चीज, समझ में आ रहा है ना। अब सुनो, तो क्या होता है, जैसे मान लो मैं ले गया मोशन, ले गया कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन में मुझे सरकार बनाने के लिए कितने लोगों के हस्ताक्षर चाहिए, 270 प्लस के। अगर उतने लोगों ने साइन कर दिया तो इसका मतलब ठीक है तुम सरकार बनाए रखोगे, अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाए तो सरकार गिर जाएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे मोशन होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं संसद में प्रस्ताव, जैसे कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव। ऐसे अगर मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है अविश्वास प्रस्ताव, जैसे मान लो अपोजिशन ने चलाया, जैसे मान लो मैं अपोजिशन हूं, मैं कांग्रेस हूं, सामने बीजेपी है, मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है, मेरे को लग रहा है कि बीजेपी के विधायक दगा देने वाले, मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ जाऊंगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अगर ठीक ठाक हस्ताक्षर हुए, यानी कि हमें इस सरकार पर विश्वास नहीं है, सरकार गिर जाएगी। तो इस तरीके के तमाम प्रस्ताव होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, समझ में आ रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं मोशन। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसके कारण ये सारा का सारा खेल होता है, जिसे हम बोल सकते हैं बिल्स, विधेयक, बिल्स, विधेयक, बिल्स यानी कि विधेयक। 4 प्रकार के जो बिल होते हैं, विधेयक होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल, समझ में आ रहा है ना। यानी कि हम बोलते हैं धन विधेयक, वित्त विधेयक, सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। इन विधेयकों के बारे में हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा विधेयक कब लाया जाता है। जैसे कानून बनाने के लिए कौन सा विधेयक होगा, सामान्य विधेयक, पैसा निकालने के लिए धन विधेयक, संविधान में बदलाव करने के लिए संशोधन विधेयक। तो इस तरीके के बढ़िया विधेयक होते हैं और उसके बाद हमारा संसद खत्म हो जाता है। क्या बचता है संसद में, सोचो तुम, अभी तक तो बस तुमने बेस बनाया है, तो बस इतना पता है कि लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है, हमने उन दोनों के बारे में जान लिया, कितने लोग चुनते हैं, कहां से चुनकर जाते हैं, कैसे बना, क्या बना, कब बना, XYZ सब, कौन उसको चलाता है। अब हम देखेंगे उसके अंदर क्या होता है, सरकार कैसे चलती है, देश कैसे चलता है, और उसको समझने के लिए पहले कब कब वो लोग जाते हैं, उनका डेली का शेड्यूल क्या होता है भाई साहब, डेली का शेड्यूल के अंदर क्या क्या होता है, अंदर कैसे रूल होते हैं, समझ में आना ना, रूल के हिसाब से कैसे काम करते हैं। और उसके बाद जब भी अगर कोई नया कानून बना होता है, बिल लाना होता है, तो उसको हम बोलते हैं विधेयक। और लास्ट में जो हम फाइनली पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बिल। ये 4 मेन टॉपिक होते हैं संसदीय कार्यवाही के। बोलो बच्चों, किसके मेन टॉपिक होते हैं, संसदीय कार्यवाही। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे संसदीय कार्यवाही, बहुत ही गजब का टॉपिक और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, समझ में आ रहा है। कोई डाउट है इतने में, कोई भी डाउट है तो बताइए।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में ये पढ़ेंगे। चलो एक काम कर लो, एक बार आप लोगों ने इसको नोट नहीं किया, ये वाला नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को एक दो पॉइंट जो लोकसभा में छूटे वो बताता हूँ। बस ये वाला नोट करना है, इस साइड वाला। चलो देखो भाई, आप लोगों ने लोकसभा की स्पेशल पावर लिख ली, एक पॉइंट इसमें छूट गया था लोकसभा में, इस पॉइंट को मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, देखिएगा है क्या। इसके बाद जब आप लोगों ने लोकसभा लिखा, ध्यान से सुनना, अभी लोकसभा चल रहा था, इन्होंने बीच में समझा दिया आप लोगों को, एक दो पॉइंट क्योंकि बचे हुए थे मेरे से छूट गए। आप लोग जहां पर आप लोगों ने स्पेशल पावर लिखा, उसके नीचे आप लोग इंपॉर्टेंट नोट करके दो पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, आपको अभी तक बताता आ रहा हूं मैं, अगर कभी पूछा जाता है कि संसद का नेता कौन होता है, तो पता है कौन होता है संसद का नेता? प्रधानमंत्री। बोलो कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब इधर देखो, इधर देखना, एक और चीज होती है, संसद का नेता तो ठीक है, समझ में आना, सॉरी लोकसभा का नेता बोलिएगा इसे, संसद का मत बोलिए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लोकसभा का नेता। सुनते रहना भाई, इसको हम बोल सकते हैं बच्चों इंग्लिश में लीडर ऑफ लोकसभा। ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलिएगा आप लोग लीडर ऑफ लोकसभा, इंग्लिश वाले लिख लेना इसको लीडर ऑफ लोकसभा। समझ में आ रहा है? अगला एक और चीज होती है बच्चों, विपक्ष का नेता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता। ध्यान से समझना, एक और होता है विपक्ष का नेता, जिसे हम बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि ये बाद में काम आएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन। देखो भाई, एक बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि भैया पीएम लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री इसलिए भी होता है क्योंकि इसके पास मेजोरिटी होती है, इसके पास बहुमत होता है। और जब भी मैं बहुमत बोलूंगा, संसद का बहुमत का मतलब होता है 50% से ज्यादा सीट, 50% से ज्यादा सीट। अब अगर हम विपक्ष के नेता के बारे में बात करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में बात करेंगे, तो याद रखिएगा लीडर ऑफ अपोजिशन वह होता है, उस पार्टी के व्यक्ति को बनाया जाता है, या लीडर ऑफ अपोजिशन उस पार्टी के व्यक्ति को बनाया जाता है जो 1/10 सीट लेकर आए। ध्यान से सुनना रे, जो पार्टी 1/10 सीट लेकर आए दोनों सदनों में। अगर हम 1/10 बोलेंगे, 550 का 1/10 55, समझ में आना, और 250 का 1/10 25। तो याद रखेंगे, अगर आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है, सुनना है भाई, अगर आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए आपकी पार्टी के पास लोकसभा में 55 सीट, वही आपको पता है 55 कहां से आएगा, 550 का 1/10, और आपकी पार्टी के पास फिर से अगर राज्यसभा में आपको अपोजिशन का लीडर बनना है, तो यहां पर को आपके पास 25 सीट होना आवश्यक है। यहाँ 55 सीट और यहाँ पर को 25 सीट होना आवश्यक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी का व्यक्ति अपोजिशन का लीडर बने। दूसरा, अच्छे पेपरों के लिए एक पॉइंट है, जो विपक्ष का नेता होता है 1977 में विपक्ष के नेता को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था विपक्ष का नेता, 1977 में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। स्पीकर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है, डेप्यूटी स्पीकर है, प्रधानमंत्री हमारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये भी संविधान में लिखा हुआ है, पता ना, आर्टिकल 64। ऐसे सारी चीजें लिखी गई हैं, मगर ये नहीं लिखा गया था कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन भी होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा अच्छी परीक्षाओं के लिए। 1977 में लीडर ऑफ अपोजिशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 1977 में ही जो हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन है, ऐसा बोला गया कि इसको जो वेतन और भत्ते मिलेंगे वो एक कैबिनेट मंत्री तक के मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा पॉइंट बनता है, वन लाइनर में कभी-कभी पूछ सकता है कि बताओ सिंपल तरीके से, अगर तुमसे इतना भी पूछा जाएगा विपक्ष का नेता मूल संविधान में था, संवैधानिक पद था, तो आप बोलेंगे नहीं था सर, 1977 में इसे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा दिया गया। समझ में आ रहा है ना? और 1/10 ये बहुत पेपर में आता है भाई, अगर 1/10 को प्रतिशत में करोगे तो 10%। समझ में आ रहा है ना? 1/10 को अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो वो हो जाएगा लगभग 10%। तो आपको 10% भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। 10% बोलिए, 1/10 बोलिए, 1/10 या 10% आपके पास सीटें होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यक्ति विपक्ष का नेता बने। समझ में आया आप लोगों को? तो ये लोकसभा और राज्यसभा, और विपक्ष का नेता दोनों जगह होता है। और वो कौन बनेगा? जिस पार्टी के पास 55 या 25 सीटें होंगी। समझ में आ रहा है? 55 कहां लोकसभा में, 25 कहां राज्यसभा। समझ में आ रहा है ना? बताइए, कोई भी डाउट है आप लोगों को? तो उसके बाद हम लोगों ने देखा, उसके बाद ये लोकसभा राज्यसभा खत्म। अब हम जो कल से स्टार्ट करेंगे वो हम बात करेंगे संसदीय कार्यवाही की, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे संसद के सत्र, फिर हम पढ़ेंगे संसदीय कार्यवाही प्रतिदिन, मोशन पार्लियामेंट यानी कि संसद में प्रस्ताव, और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे बिल यानी कि विधेयक। हेडिंग डालो अगले पन्ने में, यही लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो, यही सीरियल में हम लोग पढ़ेंगे। अगले पन्ने में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हेडिंग डालिए, संसदीय कार्यवाही। चलिए ठीक हो गया। इससे आगे वो बाकी का हम संसदीय कार्यवाही से कल खींचेंगे। इसको लिख लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से।